तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारी नई सीरीज अभ्यास बैच में। जीके और जीएस की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए हम आपकी पूरी तैयारी को प्रैक्टिस के रूप में लेकर के आए हैं और ये आपका 3rd एपिसोड है जहां पे हम लोग आज डील करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास टॉपिक को। इस टॉपिक में हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ना कि एक से ज्यादा बार जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हो चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आज शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो अगर लाइक करना हो आप लोगों को, अगर अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। एंड स्टार्ट करने से पहले आपको हमारी बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्ड कुछ क्वेश्चंस को आपको दिखाना चाहूंगा, जो क्वेश्चंस कई बार हमारे एग्जामिनेशंस के पार्ट बने हुए हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आएगा जो क्वेश्चंस आपको देखा जा सकता है, ये हमारे जो सामान्य ज्ञान की आपको बुक मिलती है, अभी हाल ही में लॉन्च भी की गई हमारी बुक, उस बुक का पार्ट है जहां पे जैसे कि यूपी, यूडीए, एलडीए, प्री, यूपी पीसीएस मेंस, ये सारे क्वेश्चंस जो भी उठाए गए हैं इन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देखेंगे फिर इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। ठीक इसी तरीके से हमने कई सालों के लगभग 10 से 20 साल के क्वेश्चंस को उठा करके एनालिसिस करके आपके सामने रखा है, जो कि आपके सामने अभी फिर से आगे पेश किए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शंस, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग या उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आंसर इसका सी होगा। और ये क्वेश्चन जो है 2006 के टाइम में बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर हुआ करता था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं, जो कि यानी यूरेनियम डेटिंग का यूज किया जाता है किस चीज की? पृथ्वी की आयु को यूज करने के लिए। कार्बन डेटिंग भी आपको पता है, कभी जो जीवित थे उनकी आयु निर्धारण के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सारी चीजों को नॉर्मली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डील कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है मेरे हिसाब से, इस वजह से इनको डील कर रहा हूं मैं, जो भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे उसकी एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा आप लोग, ताकि आपकी तैयारियां, आपका एक नोट्स और आपके पास हार्ड कॉपी में जरूर होनी चाहिए। उसके आप लोग प्रिंट आउट निकाल करके एक बार देख सकते हो, ताकि उससे आप लोग अपने नोट्स पे, अपने नोट टेबल पे या फिर उसके लिए एक अलग सेल्फ नोट्स आप लोग तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने पृथ्वी स्थित है, देखिए इस पे टिक भी किया गया है। ये बुक में टिक करने का मतलब है क्योंकि ये दूसरी बार रिपीटेड फॉर्मेट में ये पूछा जा चुका है हमारे एग्जामिनेशंस में। तो पृथ्वी कहां स्थित है? ए, बी, सी या डी ऑप्शंस में आप लोग देखेंगे शुक्र एवं मंगल के मध्य। ये एकदम करेक्ट आंसर है। पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले हम लोगों ने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था और वहां से उठा हुआ क्वेश्चन है, जो कि यूपीपीसीएस के मेंस में, देखिए 2012 के टाइम में, 2013 से पहले एक्चुअली मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस आते थे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के होते थे। उन क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखें तो यहां आपको दिखाई देगा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। और जो ही मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो ही मैं क्वेश्चन को पढ़ूं त्यों ही आप लोग तुरंत आंसर को क्लिक कर दीजिए। आप लोग रीजनिंग कैसे लगाते हैं, आप लोग मैथ्स कैसे लगाते हैं? शॉर्टकट करके। तो शॉर्टकट कैसे होता है? एक ही चीज को इतनी बार आप लोग कर लेते हैं जिससे कि वो क्वेश्चन देखते ही आपके सामने आंसर आ जाता है। जीएस इससे कहीं ज्यादा आसान है, लेकिन समझने की बात है। जनरल स्टडीज कहो इसको या फिर जनरल नॉलेज कहो, नॉर्मली आप लोग जब जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो उसमें हम लोग को ज्ञान का परीक्षण होता है, लेकिन जब जनरल स्टडीज की बात होती है, यानी पूरे अध्ययन की बात होती है, उसके और डीप जाकर के हमें पढ़ना होता है, वहां पे आप लोग कहीं ना कहीं स्टक कर जाते हो। तो वही जीके को जीएस के रूप में हम लोग को पढ़ना है, जिससे हमारी तैयारियां और सबसे बेहतर हो सके। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? नॉर्मल सा है, बुध जो है सबसे पास में पाया जाता है, जिसको कि मैंने लास्ट क्लास में आपको डिफाइन भी कर दिया था। एक रिवीजन की तरह से आप देख सकते हैं, दोनों क्लासेस के बीच का एक ब्रिज जो मैं बनाना चाह रहा था वो इस पेज से नॉर्मली बन जाता है। देखिए, नॉर्मली आप लोग देखेंगे पृथ्वी की परिक्रमा यानी ध्रुवीय दूरी जो है ये सदा झुकी होती है। तो झुकी होती है कितने डिग्रीज पे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दीर्घवृत्तीय ध्रुव से 23 डिग्री पर? बिल्कुल नहीं। 23.1 डिग्री पर? बिल्कुल नहीं। 24.5 डिग्री पर? बिल्कुल नहीं। 23.5 डिग्री पर पृथ्वी जो है दीर्घवृत्त की धुरी से ये क्या है? झुकाव दिखाई देता है। ये आप लोगों ने तुरंत देखा होगा। इस तरीके से ये डिग्री बना देते हैं, जो कि डिग्री क्या है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री बोले या 23 डिग्री, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। 23.5 23.5 डिग्री के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये झुकाव की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोगों ने बहुत पहले भी डिटेल में डील किया हुआ है, लेकिन इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस की प्री में 1999 में पॉपुलर हुआ करता था, और इतना पुराना क्वेश्चन पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट बिकॉज एक ही चीजों को डायरेक्टली नहीं पूछता है आयोग, उसी चीज को दूसरे तरीके से पूछ दिया जाता है ऑप्शंस में, या फिर कभी कभी आपको एरो मतलब मिलाने को आ
जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, नॉर्मली क्या है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। ये अभी तक ज्ञात जो ग्रह हैं या उपग्रह हैं उनके आकाशीय पिंडों में पृथ्वी पर ही जीवन है ऐसा माना जाता है, और इस वजह से इसे क्या ग्रीन प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। क्या नाम है इसका? ग्रीन प्लैनेट। तो इसको अगर जब बोला जाए जीवधारी के रूप में, क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी प्लैनेट्स देखे गए हमारे, उन सारे प्लैनेट्स में ये एक लौता प्लैनेट है जहां पे जीवन संभव है और जीवन हमारे जीव भी माने जाते हैं। नॉर्मली बहुत सारे जैसे स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक हैं जो कि कहते हैं अक्सर कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, बट इसके लिए कुछ बहुत सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाए अभी तक। इस वजह से इसको नॉर्मली इसके बारे में घोषणा करना थोड़ी सी वैज्ञानिक इससे थोड़ा बचते हैं। नेक्स्ट, ये एमपीपीसीएस की प्री में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि किस वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था। पहले स्टेटमेंट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाते थे, जो कि 2000 से पहले या 2005 के पहले के क्वेश्चन आप देखेंगे डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के पूछ दिए जाते थे, ताकि देखा जाए आप किस लेवल तक पढ़ाई कर चुके हो, और उसी में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता था। तो देखिए किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। ये एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, एक होती है हमारी जियोसेंट्रिक अवधारणा जिसको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी थी? टॉल्मी ने दी थी। यानी जियो यानी पृथ्वी हमारा क्या है? सेंट्रिक यानी सेंटर में है ब्रह्मांड के। और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में कोपरनिकस ने यह बताया था कि पृथ्वी सर बीच में नहीं है, सूर्य हमारे बीच में है और पृथ्वी और बहुत सारे ग्रह उसकी जो है परिक्रमा करते हैं। ये कोपरनिकस का था, और ये पोलिश खगोल शास्त्री थे, पोलैंड के थे इस वजह से, एंड गणितज्ञ भी थे, निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने मत का प्रतिपादन किया। नॉर्मली ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जैसे कि आपने देखा, लेकिन इसको पलट करके पूछ दिया जाता है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा की खोज किसने की थी, जैसे मैंने आपको लास्टली क्लास में भी पढ़ाया था। नेक्स्ट, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? अब देखिए उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड के पीसीएस में है। आपको पता है सन 2000 में हमारा क्या है, उत्तराखंड डिवाइड हो गया था उत्तर प्रदेश से, तो उस समय उत्तराखंड पीसीएस की भी बात हो रही थी, तो यूपी पीसीएस नहीं, उत्तराखंड पीसीएस प्री की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी बात करेंगे सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये सबसे पहले मैंने बताया पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है ये शुक्र है। ये क्वेश्चन कई तरह से घुमा घुमा करके आपसे कई बार कई सालों से पूछा जा रहा है। ये अभी से नहीं, लगभग 2 दशकों से लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट कौन सा है, पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा है, ऐसे पूछ देता है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, घुमा के पूछ देगा पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आप अवेयर रहिए। ये जनरल स्टडीज है, ये जनरल नॉलेज भी है, अगर तो आपको अपने जनरल सेंस का यानी कॉमन सेंस का यूज यहां पे करना होगा। ठीक है, किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ये अरिस्टोटल ने कहा था, यानी अरस्तु ने कहा था। ये तो नॉर्मली है, ये आप सभी को पता होगा। इनकी बुक का नाम अक्सर पूछ देता है ऑन द हेवेंस। अक्सर ऐसे पूछ देते हैं क्वेश्चंस कि ऑन द हेवेंस किसकी बुक है, या फिर किस बुक में अरस्तु ने ये बताया था कि पृथ्वी गोल है या गोलाकार है। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं ऑन द हेवेंस किसकी बुक है, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु की। इसको आप लोग डील करेंगे। RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्री का एग्जामिनेशन, जिसमें दिन और रात किसके कारण होते हैं, इसके ऑप्शंस को तो नहीं डील करा हमने, क्योंकि बहुत सारे जगह लेने से अच्छा है आप कुछ चीजें ध्यान में रहें। भू परिभ्रमण, एक होता है भू परिभ्रमण, एक होता है भू का परिक्रमण। परिभ्रमण की जब हम बात करेंगे यानी अपने स्थान पे गोल गोल घूमना, जो कि आपको पता है कि लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपनी एक चक्कर को पूरा करता है अपने स्थान पर, जिससे दिन और रात होते हैं। नॉर्मली की बात की जाए तो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के कारण भी क्या है, मौसम में परिवर्तन होता है। ये कुछ चीजों को आप लोग याद करेंगे। और यहां से हम लोग चलेंगे अपने IAS के एग्जामिनेशन में 2006 में पूछा गया एक क्वेश्चन, जो कि अभी का इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग अपने मेन जो भी पार्ट्स हैं, जिस क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपसे सिंपल सा रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो आंसर्स आपने देखे हैं इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो साइकोलॉजी बोलती है कि वो चीजें आप जल्दी नहीं भूलते हो। तो चीजों को लिखना मत भूलिए, लिख दीजिए, भले ही टाइप करके लिखिए बट लिख दीजिए उसको। अपने परिक्रमण पथ पे या अपने परिक्रमा के पथ पे पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? ये क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं। 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करती है हमारी पृथ्वी? ये सूर्य का चक्कर लगाती है, एक क्वेश्चन। और आखिरी क्वेश्चन पे देखें, सी ऑफ ट्रॉन्क्विली,
सी ऑफ ट्रंकिली, ट्रंकिली एंड सी ऑफ ट्रंकिली, ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चंद्रमा पे है सी ऑफ ट्रंकिली। और नॉर्मली की बात की जाए तो चंद्रमा पे जो काले धब्बे वाले क्षेत्र होते हैं ना, काले धब्बे वाले, आप चंद्रमा को जब देखते हैं तो उस पर बहुत सारे कुछ एरिया जो कि डार्क दिखाई देते हैं, तो ये जो डार्क वाले क्षेत्र हैं इनको शांति सागर कहा जाता है या सी ऑफ ट्रंक्विली कहा जाता है। और नॉर्मली बोला जाए तो मानव ने सबसे पहले चंद्रमा पे कब कदम रखा था, 29 जुलाई 1969, ये अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के द्वारा क्या है, इस पे कदम रखा गया था। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे ये क्या है, इस अभियान में 3 अंतरिक्ष यात्री थे, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, इन लोगों ने क्या है जमीन पे यानी कि चंद्रमा की धरती पे पैर रखा था। माइकल कॉलिंस प्लेन को उड़ा के ले गए थे, जो स्पेसशिप थी उसको उड़ा करके ले गए थे, उन्होंने चंद्रमा पे पैर नहीं रखा था। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आए आप इसको जरूर रखें एंड प्लीज फॉलो परीक्षा मंथन। ओके, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो हाल ही में चर्चा का विषय बने रहे हैं, और न सिर्फ आईएएस और स्टेट पीसीएस बल्कि सीडीएस के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशंस में और बहुत सारे आपके जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को, ताकि हम लोग डिटेल में डील कर पाएं उन क्वेश्चंस को जिन क्वेश्चंस को देख करके आपको डर लग जाता है। जी हाँ, हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे जिन क्वेश्चंस को देख करके लगता है कि ये काफी ज्यादा डिटेल में या काफी अंदर जा करके पूछा जा चुका है क्वेश्चन को, उन सारे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन याद देख लीजिए, क्वेश्चन है पृथ्वी के स्थल मंडल की बड़े पैमाने पर गतियों का वर्णन करने के लिए प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। नॉर्मली देखिए प्लेट विवर्तनिकी का क्या मतलब होता है, ये जो प्लेट्स हमारी हैं ये जो बट करके फिर उसके बाद से एक पास इकट्ठा होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स नॉर्मली इसको बोला जाता है। तो प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है। इसके अलावा प्लेट विवर्तनिकी जो है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। अब 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सही है ये तो आपको पता है, कौन सा सही नहीं है इसमें भी कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए कोई एक ही सही नहीं होगा, बाकी 3 तो सही होंगे। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, पहला स्टेटमेंट, अब आप लोग बताएंगे सही है या नहीं, आप लोग बताएंगे राइट और रॉन्ग, ठीक है। पहले स्टेटमेंट को बताना है आपको, विवर्तनिक प्लेटें, विवर्तनिक मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो मूव कर रही हैं उन प्लेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लेट सबसे पहले आप जान लो हमारी पृथ्वी पे कई सारे प्लेट्स हैं, नॉर्मली हम लोग देखा जाए तो बहुत सारी, इसमें 7 जो है बड़ी प्लेटें हैं, फिर उसके बाद कई सारी छोटी प्लेटें हैं, तो इन सभी को भी हम लोग डील करेंगे। पृथ्वी की जो हमारी उत्पत्ति और विकास की बात है तो इसको हम लोग यहाँ डील करेंगे। पहला स्टेटमेंट है विवर्तनिकी प्लेटें महासागरीय स्थल मंडल और अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीपीय जो हमारे महाद्वीपीय स्थल मंडल हैं इससे बनी हुई हैं। विवर्तनिकी प्लेटों की बात कर रहा है, ये बता रहा है जो महासागरीय स्थल मंडल है। महासागरीय स्थल मंडल का मतलब क्या है, महासागर के स्थल में जो है उसके यहाँ मतलब महासागर के तल में जो हमारे प्लेट दिखाई देते हैं, और अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीपीय स्थल मंडल से, जो हमारे स्थल पे हमारे जो मंडल दिखाई देते हैं, जो हमारे प्लेट दिखाई देते हैं, इससे बनी हुई है, ऐसा नॉर्मली पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, जो हमारी प्लेट्स हैं ये महासागर के तली में भी आपको प्लेट्स मिलेंगी, और जो हम पृथ्वी पे चलते हैं वहां पे भी हमें प्लेट्स दिखाई देंगी। नॉर्मली बात की जाए तो हमें पृथ्वी पे जो प्लेट दिखाई देती हैं ये घनत्व में तो कम होती हैं लेकिन मोटाई इनकी ज्यादा होती है, और महासागर की जो प्लेटें होती हैं, महासागर के तली पे जो प्लेट्स दिखाई देती हैं ये घनत्व में ज्यादा होती हैं लेकिन मोटाई में कम होती हैं। ये कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीजों को हम समझ करके चलेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे आपको जब प्रैक्टिस हो जाएंगी तो हम आपका टेस्ट जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर उसके बाद आपके लिए चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल की प्रबलता, स्थल मंडल की प्रबलता अंतर्निहित दुर्बलता मंडल की अपेक्षा उच्च होने के कारण विवर्तनिक प्लेटें गति करने में समर्थ हैं। दुर्बलता मंडल क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले जब हम लोग प्लेट्स की डिवाइडेशन करते हैं अपने पृथ्वी के 3 प्लेट्स होते हैं, जैसे आपको पता है। सबसे पहले हम लोग क्या, सबसे ऊपर क्रस्ट, मेंटल, फिर उसके बाद कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के जब बीच में जो एक पार्ट आती है इसको हम लोग दुर्बलता मंडल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये नीचे वाले प्लेट से थोड़ा सा जो है कमजोर पाई जाती है नॉर्मली, ठीक है। और इसके अलावा इसी लेवल की बात की जा रही है कि पृथ्वी के जो स्थल मंडल का प्रबलता जो है ये अंतर्निहित दुर्बलता मंडल की अपेक्षा उच्च होने के कारण विवर्तनिक प्लेटें जो हैं गति करने में समर्थ हैं। नीचे की डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर की डेंसिटी कम है, इस वजह से ये मूव करती है। नॉर्मली आप जान लीजिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा कहता है पृथ्वी का स्थल मंडल विवर्तनिक प्लेटों में खंडित है, तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी का जो हमारा स्थल मंडल है, जो हमारा पूरा स्थल है, कई सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है। 7 बड़े प्लेट्स हैं हमारे, बहुत सारे छोटे प्लेट्स हैं हमारे, तो बिल्कुल डिवाइडेड है। चौथा कहता है अपसारी प्लेट, अपसारी प्लेट की बात कर रहे हैं, एक अभिसारी होता है एक अपसारी होता है, ठीक है। अपसारी प्लेट सीमाओं के अनुदिश
सबडक्शन प्लेटों को आवरण के अंदर ले जाता है। अब देखिए इसका स्टेटमेंट आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा, यही स्टेटमेंट आपका गलत है। जब भी हम लोग बात करें जो प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में डी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विवर्तनिकी का सिद्धांत है, नॉर्मली जब टेक्टोनिक्स की थ्योरी हम लोग देखते हैं तो इसके स्वभाव में गति का जो वर्णन किया जाता है ये प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के द्वारा ही किया जाता है। अब कोई भूकंप आए, कोई ज्वालामुखी आए या फिर कोई भी क्रिया है, इसके द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है। नॉर्मली बोला जाए तो महाद्वीप के जो प्लेट हैं इनका अधिकांश भाग महाद्वीप के क्रस्ट से निर्मित है। नॉर्मली आप लोग जानते हैं क्रस्ट से ही। और ग्रेनाइट से जो बनी हुई महाद्वीपीय प्लेट हैं उनका घनत्व कम लेकिन मोटाई जो है महासागरीय प्लेट की अपेक्षा ज्यादा होती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। और उसके बाद से जो आपके दुर्बलता मंडल वाला जो स्टेटमेंट था जिसको हम लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, वो सारी चीजें। और यहाँ पे आपके प्लेट के संचलन का वर्णन पूरा दे दिया गया है। तो नॉर्मली बहुत ज्यादा इसको डील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहें तो इसमें जो डाइवर्जेंट इसकी मूवमेंट है इसको आप लोग नॉर्मली देख सकते हैं कि कटक का निर्माण किस तरीके से होता है, मैग्मा किस तरीके से निकलता है। ये सारी चीजें थोड़ी सी आप लोग चीजों को डील कर लेंगे तो आपके और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डी इसमें गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है हर कुछ 100,000 सालों में, कुछ 100,000 सालों में, 100 या 1000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। सबसे पहले तो उत्क्रमित होने की बात करें, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उत्क्रमित हो रहा है, धीरे धीरे इसमें बढ़ाया जा रहा है, ऐसे बोला जा रहा है। पहला स्टेटमेंट लगता है कि सही है या नहीं है, आप लोग बताएंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी, यानी पृथ्वी में स्टार्टिंग में क्या था, कौन था, ऑक्सीजन था, ऐसा कह रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट सही है नहीं, आप लोग बताएंगे। ठीक है, तीसरा बताया जा रहा है कि जब जीवित जीव पैदा हुए, यानी ऐसे जीव जिनके अंदर जान थी, जब पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को ही बदल दिया था, आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया था। देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन स्टेटमेंट में से सबसे पहले यहां डिस्क्रिप्शन देखेंगे। नॉर्मली एक बार मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने बताया कि 1 और 3 सही है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। कैसे, ये हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए, कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित होता है, बिल्कुल सही है। नॉर्मली बात की जाए तो हमारे वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग लगभग जब हम बात करते हैं, ठीक है, 2 लाख से 3 लाख वर्षों में पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ये उत्क्रमित होता है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है सही बोल रहा है। ठीक है, सेकंड की बात की जाए तो इसमें बताया जाता है पृथ्वी के निर्माण के समय ऑक्सीजन बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित थी। ऑक्सीजन था ही नहीं, बहुत ही कम था, नॉर्मली नॉमिनल, बस नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं इतना ही था। लेकिन वायुमंडल के जो जीवधारी की बात की जाए, पहले देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में थी, दूसरा स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाता है। और तीसरे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो जब जीवधारी यानी जो जीवित जीव थे, जो नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, इनकी उत्पत्ति हुई थी तो धीरे धीरे हरित संश्लेषण हुआ, यानी जो हम बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें प्रक्रियाएं धीरे धीरे होना शुरू हुई। ऑक्सीजन का निर्माण ज्यादा होते चला गया, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती गई और ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती गई। ये आप लोग चीजों का आई होप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार और मेरे स्टेटमेंट को समझ लीजिएगा। पहले स्टेटमेंट में मैंने बोला कि हर कुछ 100,000 सालों में, 2 लाख से 3 लाख सालों में इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा उत्क्रमित होता है। दूसरी बात, जब पृथ्वी स्टार्टिंग में आई थी तो इसमें ऑक्सीजन अल्प मात्रा में था, फिर इसके बाद जब यहाँ पे जीवित जीव पैदा हुए हैं तो फोटोसिंथेसिस वगैरह, यानी कि जो पहले तो आपको पता है कि प्लांट्स वगैरह ये पहले आए थे इस तरीके से, तो इन्होंने जब फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया तो इसके बाद से धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और कार्बन डाइऑक्साइड उसी के रिकॉर्ड मतलब उसी के अकॉर्डिंग जो है घटता चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने एकदम फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कौन सी एक लघु प्लेट यानी कि माइनर प्लेट नहीं है, पूछ रहा है। लघु प्लेट यानी माइनर प्लेट नहीं है। पहला बता रहा है नास्का प्लेट। नास्का प्लेट आप लोग एक बार जब अपने जियोग्राफी के एटलस है आपके, उसमें भी प्लेट्स वगैरह के बारे में एक सेक्शन दिया रहता है, उस प्लेट्स को एक बार देख लेंगे। नास्का प्लेट ये एक माइनर प्लेट है, पहले ही बता दूं। अरेबिया प्लेट, फिलीपींस प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ये सभी प्लेट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है और यहीं पे आंसर भी आ गया आपका। नॉर्मली देख लें तो ये जो हमारा अंटार्कटिक प्लेट है यानी चौथा वाला प्लेट है, ये बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं कि ये माइनर प्लेट नहीं है, ये एक बड़ी प्लेट्स का एक पार्ट है। कैसे कैसे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये आपको स्टेटमेंट यहाँ दिखाई देगा। जब पृथ्वी की 7 बड़ी प्लेटों की बात करते हैं तो कौन कौन सी 7 हमारी बड़ी प्लेटें हैं। पहले तो आ जाता है आपका कौन सा, अंटार्कटिक प्लेट, देन
उत्तरी अमेरिकी प्लेट, देन दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, देन पैसिफिक, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट जो आपको दिखाई देती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको दिखाई देगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके बाद अफ्रीकी प्लेट, देन यूरेशियाई प्लेट। ये 7 प्लेट्स ऐसी हैं जो कि वृहद प्लेटों में आती हैं। आपको पता है हमारा इंडिया का जो पार्ट है नॉर्मली, जो एक नीचे का पार्ट नॉर्मली आप लोग देखेंगे इंडिया का, इंडिया के पार्ट में इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट आती है, और इंडिया की इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट किसके नीचे जा रही है? घनत्व ज्यादा होने की वजह से ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, जिस वजह से धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट जो है ये वलित पर्वत के रूप में इसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, और इंडिया का जो पार्ट है धीरे धीरे नेपाल के साइड में धंसता चला जाएगा, यानी अंदर जाता चला जाएगा। लेकिन ये होने में कई करोड़ साल लग जाएंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो इंडिया का जो है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये घनत्व के कारण, घनत्व अधिक होने के कारण कम घनत्व वाले यानी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है, ऐसा नॉर्मली आप देख सकते हैं, ये हमारा मान लीजिए इंडिया है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा अगर इंडिया है, ठीक है, और इंडिया को आपको पता ही है इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है, और इधर से आप लोगों को दिखाई देगा मान लीजिए यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट और ये जो हमारा इंडियन ऑस्ट्रेलियाई प्लेट इस तरीके से आती है, यहाँ से ये धीरे धीरे मूव कर रही है किधर की तरफ? ये ऊपर की तरफ, जिस वजह से भूकंप आपको इस सब जोन्स में ज्यादा दिखाई देंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में भी आपको दिखाई देंगे, और ये अधिक घनत्व के कारण कम घनत्व वाले यूरेशियाई प्लेट के नीचे धीरे धीरे जाती चली जाती है। तो बस इतना आप ध्यान रखेंगे। हालांकि हम लोग यहाँ माइनर प्लेट की बात कर रहे थे, तो माइनर प्लेट में हमारी कौन कौन सी हैं? नास्का, अरेबिया, फिलीपींस, ये सभी माइनर प्लेट्स हैं। लेकिन अंटार्कटिका प्लेट आता तो वो कौन सा हमारा? ये एक वृहद प्लेट के पार्ट्स में आ जाता है, ये ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। नास्का की बात की जाए तो ये दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच में स्थित है। बाकी सब आप लोग देख सकते हैं जो आपके लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन को देखिए, एक बार आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि इसी के ऊपर मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और उस क्वेश्चंस पे आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। उस समय आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें मैंने आपको समझाया और ये किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है, किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया? सबसे पहले बताता है महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ, सबसे पहले आपको पता है कि हमारा नॉर्मली जब हम लोग पूरे पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी हमारी किस तरह से दिखाई देती है? पृथ्वी हमारी दिखाई देती थी इस तरीके से। पैंजिया वाला पार्ट जो है ये अर्थ वाला पार्ट था, जो स्थलीय भाग था, इसको पैंजिया बोलते थे। पैंथालासा बोलते थे जो हमारा जल वाला पार्ट हुआ करता था। फिर उसके बाद से ये किस तरीके से पार्ट हुआ? एक कैप्सूल की तरह से, ये आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते थे? ऊपर वाले पार्ट को अंगारा लैंड, नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड। और ये बीच में क्या बनकर के आ गया? बीच में तैतीस सागर बनकर के आ गया। और धीरे धीरे जब ये प्लेट टेक्टोनिक, धीरे धीरे बहुत सारे जो महाद्वीप थे ये विस्थापित होते गए, अलग अलग महाद्वीप जब जाकर के बन गए और हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट 7 महाद्वीप बनकर के तैयार हो गए। उसके बाद से जब हम लोगों ने देखा इसको, ये भी आपके एटलस में मिल जाएगा नॉर्मली। अगर आपने ल्यूसेंट का एटलस यूज किया है तो आपको मिल जाएगा नॉर्मली। बहुत सारे ऑक्सफोर्ड का एटलस यूज किया है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड एटलस में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। और इसके बाद जो प्लेट्स महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो इसकी वजह से क्या जीवों के विकास को प्रभावित कुछ किया गया? पहला क्वेश्चन। दूसरा बोलता है हिमानी चक्र। हिमानी चक्र आपको पता है कि एक बार आइस एज आ जाता है, फिर उसके बाद से फिर से धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, फिर उसके बाद से ठंडी बढ़ती है। ये सारी चीजें जीवों के ये किस चीज के विकास को प्रभावित किया या नहीं? तो आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। जिन लोगों ने आंसर सी किया है एक और दो दोनों, मैं बता दूं आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। यानी कि जो अल्फ्रेड वेगनर हैं इनके अकॉर्डिंग, वेगनर महोदय नॉर्मली बोला जाए, इनके तहत क्या है कि पृथ्वी के जो स्थलीय भाग यानी पेंजिया का कार्बोनिफेरस युग के उपरांत विभिन्न खंडों में टूटन या प्रवाह हुआ, इससे वर्तमान के स्थलीय विन्यास का प्राप्ति हुई है। और नॉर्मली धीरे धीरे ये क्या है, बहुत ज्यादा असर भी डालते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के जीवों पे, और पृथ्वी के जो विकास है, बहुत सारे जीव पैदा हुए, बहुत सारे जीव जो मर गए, इनके ऊपर भी किसी तरीके से इनका जो है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल सा है और बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल, जिन लोगों ने जनरल स्टडीज के पार्ट को कवर किया होगा, यानी नॉर्मल क्वेश्चंस को डील करने के बजाय थोड़ा डीपली पढ़ा होगा, उनके लिए क्वेश्चन नॉर्मल है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। निम्नलिखित पर्वतों में कौन से पर्वत अल्पाइन पर्वतीकरण के उदाहरण है? एक बताता है आल्पस, दूसरा बताता है कार्पोथियन, तीसरा पिरेनीज, चौथा कैटेब्रियन और पांचवा एपिनाइन।
कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, उन लोगों को बिल्कुल पता होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, वो लोग इस स्टेटमेंट को उठाएंगे, इसकी व्याख्या को उठाएंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आप जरूर एक बार गूगल से पढ़िए या किसी बुक से पढ़िए, अदरवाइज आपको हमारे बुक्स में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कूट में ए बी सी या डी। ए बोलता है 1 2 और 3 सही हैं, बी बोलता है 1 3 और 4 सही हैं, सी बोलता है 1 2 3 और 4 सही हैं, और डी कहता है कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि जितने भी हैं सभी अल्पाइन पर्वतीकरण के उदाहरण हैं। और आंसर हो जाएगा आपका पांचों। ये पांचों जो हैं अल्पाइन पर्वतीकरण के उदाहरण हैं। नॉर्मली बोला जाए तो ये जो चट्टान है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या चलन दिखाई दें तो उससे वलित या अल्पाइन क्रम के पर्वत का रूप दिया जाता है, इनका नाम दिया जाता है। तो इसको आप लोग नॉर्मली याद रख सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 मैंने पहले भी ये कहा आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आपके सामने यूपीएससी यूपीपीसीएस के लेवल पे अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने थोड़ी डीप स्टडी की है और जिन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। जैसे कि पृथ्वी की परपटी में, क्रस्ट की बात कर रहा है, पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है? पहला SI आपको लिख दे रहा है, फिर Al एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपको बी दिखाई देगा, सबसे अधिक क्या आपको आयरन बताया, फिर उसके बाद से एल्युमिनियम, फिर सिलिका दिखाया, फिर कार्बन दिखाया, फिर उसके बाद से नाइट्रोजन दिखाया गया है। सी की बात की जाए तो सोडियम सबसे ज़्यादा, जो कि हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, सिलिकॉन एंड फिर उसके बाद से आपको कैल्शियम दिखाई देगा। एंड डी दिखाई देता है कि कैल्शियम, देन सिलिका, फिर आपको आयरन दिखाई देगा, फिर एल्युमिनियम, फिर उसके बाद नाइट्रोजन दिखाई देगा। नॉर्मली देखा जाए तो देखिए कौन सा सही है आपका, सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है। अगर पृथ्वी की बात की जाए, सोडियम आपको पता है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, बस इसी को आपने अगर पकड़ लिया, सोडियम सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। और किसी में सोडियम को सबसे लास्ट में दिखाया गया है? नहीं। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए, आपको पता है प्रकृति में नाइट्रोजन बल भर पाया जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, बी तो होगा नहीं। सी की बात की जाए तो इसमें कैल्शियम दिखाया गया है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। डी की बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन लास्ट में, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो पहले को बस आंख मूंद करके इस तरीके से कर लीजिए, सबसे कम सोडियम हमारा पाया जाता है, सबसे अधिक अगर बात की जाए क्रस्ट में तो वो ऑक्सीजन हमारा पाया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे ऑक्सीजन कितनी परसेंट, 46% तो ऑक्सीजन ही होता है। सिलिकॉन की बात करें तो ये 27.7% हमारा दिखाई देगा। नेक्स्ट एल्युमिनियम 8.1%, आयरन 5% एंड कैल्शियम 3.6%। और ये जो हमारा सोडियम होता है ना, ये वातावरण में नॉर्मली पाया ही नहीं जाता है। ये नॉर्मली आप देखिए मुक्त रूप में तो ये पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, ये पहले आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही आंसर करना है आपको, कौन सा गलत है कौन सा सही है, ऐसे निकाल करके आप आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा मेघालयन युग। ये जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय समाचारों में था, इस वजह से ऐसे स्टेटमेंट को यूज किया गया। क्वेश्चन पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है, इस वजह से ये जो मेघालयन युग है नॉर्मली 4200 वर्ष पूर्व से लेकर के वर्तमान काल तक का समय है, या फिर 9000 ईसा पूर्व यानी BC से लेकर के वर्तमान तक का समय है, या 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का समय है, या 100 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक का समय है। तो नॉर्मली ये चर्चा में रहा था, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4200 वर्ष से लेकर के 4200 वर्ष पूर्व से लेकर के वर्तमान तक का जो समय है, नॉर्मली बोला जाए तो ये जो हमारे जियो साइंटिस्ट या फिर भूवैज्ञानिकों की बात की जाए तो ये हमारे भूवैज्ञानिकों ने पिछले 4200 वर्षों से लेकर के वर्तमान तक के पृथ्वी का जो समय है इसको अलग रूप में इसको डिफाइन कर दिया, अलग रूप में इसको वर्गीकृत कर दिया और इसको नाम क्या दे दिया गया, इसको मेघालयन युग का नाम दे दिया गया। विशेषता की बात की जाए तो ये एक बड़ा सूखा, एक तरीके से एक बड़ा एरिया रहा है, विश्व भर में कई सभ्यताओं को इसने कुचल दिया है, तो इस वजह से इस एरिया की बात की जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नॉर्मली आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, बिल्कुल मूव करेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी चीज है जो पृथ्वी एक भू आब है। देखिए भू आब का मतलब क्या होता है, भू आब पृथ्वी के प्रकार का, नॉर्मली इसके स्टेटमेंट की बात तो भू आब यानी पृथ्वी के प्रकार का, पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, ये अंडाकार है या ऊपर से चिपटा है, इसी को भू आब बोलते हैं। तो ये भू आब की आकृति है कैसे पता चलता है, क्या क्षितिज, क्षितिज का मतलब क्या है, क्षितिज का मतलब जहां पे जो हम लोग देखते हैं ना, जहां पे हमारा आकाश और पृथ्वी मिलती हुई दिखाई देती है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरी बात, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय आपको कैसा दिखाई देता है, क्या थोड़ी सी घूमी हुई चीजें दिखाई देती हैं, या फिर ग्रहण के समय में जब भी ग्रहण लगता है तो ऐसा आपको दिखाई देता है कि इस तरीके से कोई भी चीजें इसको ग्रहण लगा रही हैं धीरे धीरे। तो पहला चीज अगर क्षितिज की बात करें तो आपको इस तरीके से चीजें दिखाई देंगी बहुत दूर तक अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, सूर्योदय या सूर्यास्त की बात की जाए उस समय भी आपको पता चलता है कि किस तरीके से हमारा जो पृथ्वी की स्थिति है, पृथ्वी की स्थिति की बात करें, नॉर्मल है सब,
ओके। तो पृथ्वी की स्थिति को भी हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है तुरंत 2 मिनट में क्लियर हो जाएंगी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। बट जो भी कभी कभी टेक्निकल क्लासेस में तो ये हम लोग देख रहे थे कि क्षितिज, सूर्योदय एवं सूर्यास्त और ग्रहण। तो नॉर्मली अगर बात की जाए तो तीनों चीजें प्रूफ करती हैं कि पृथ्वी एक भू आव है, यानी जियोइड है, पृथ्वी की एक विशेष गोलाकार स्थिति है। ये तीनों चीजों को आप देख करके एग्जैक्टली क्लियरली समझ सकते हैं। जब भी हम लोग देखेंगे एक तरीके से सूर्योदय या सूर्यास्त अलग अलग समय पे होता है, अलग अलग जगहों पे होता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस वजह से पूरब में स्थित स्थान या फिर पश्चिम में स्थित स्थानों की तुलना में सूर्योदय का दर्शन जो है पहले करते हैं। यानी कि अगर पूरब में सबसे पहले कहते हैं सूर्योदय कहाँ होता है, जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, फिर उसका धीरे धीरे ये किस तरफ आता चला जाता है। तो होता कहीं पहले कहीं लास्ट में, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन ये जरूर हम लोग कह सकते हैं कि जब पूरब की तरफ कोई अगर है और पश्चिम की तरफ कोई है, पूरब और पश्चिम तो होता नहीं है नॉर्मली पूरी पृथ्वी को आप लोग गोल मानो तो, लेकिन फिर भी एज्यूम करें कि अगर जापान हमारा पूरब की तरफ है और अमेरिका हमारा पश्चिम की तरफ है, तो पहले सूर्योदय हमारे जापान की तरफ होगा, फिर घूमता घूमता ये अमेरिका की तरफ आएगा। इससे आप लोग थोड़ी चीजों को रिलेट कर सकते हैं, बाकी चीजें पढ़ सकते हैं आप लोग। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा ये ध्यान में रखेंगे। आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ऑप्शंस आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा किस युग को, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी उस समय न्यूज़पेपर का हिस्सा रहा करता था। और आपके जो भी, मैं इसी वजह से कहता हूं द हिंदू को अक्सर फॉलो कीजिए, या फिर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को फॉलो कीजिए, या आप जनसत्ता न्यूज़पेपर को भी फॉलो कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज आप मैगजीन्स का सहारा ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक बहुत ज्यादा चर्चा का विषय था। इसमें से क्या है, किस युग को ऐसे भौगोलिक समय के अंतराल के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें मानव गतिविधि ने पृथ्वी पर अनेक परिस्थितियों और प्रक्रियाओं को गहनता से परिवर्तित कर दिया। एक है इयोसिन काल, एक है पैलियोसिन काल, नेक्स्ट है एंथ्रोपोसिन काल एंड मियोसिन काल। और उस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय और रिसर्च का विषय था एंथ्रोपोसिन। एंथ्रोपोसिन को आप लोग यहाँ डिटेल में देख सकते हैं, ऑप्शंस आपके सामने। ये 21 मई 2019 से रिलेटेड है। एंथ्रोपोसिन की बात की जाए, ये एंथ्रोपोसिन को कौन सी, एंथ्रोपोसिन वर्किंग ग्रुप ने 14 सदस्य पैनल ने एक नए भूवैज्ञानिक युग के रूप में मान्यता देने के लिए इसके पक्ष में वोटिंग की गई थी। एक तो न्यूट्रल था, 29 लोग एक साइड थे और 4 लोग जो हैं इसके विपक्ष में वोट दिए थे। इस तरीके से वोटिंग्स को यहाँ पे नॉर्मली बताया गया था। एंड नेचर नाम की एक पत्रिका आती है, इसके अकॉर्डिंग जो 2021 तक इस नए युग के लिए एक औपचारिकताएं या फिर जो फॉर्मेलिटीज हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय भूतत्व विज्ञान आयोग, जिसको आप लोग इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्टेटियोग्राफी के नाम से जानते हैं, इसको सौंपने की योजना रखता है और आधिकारिक रूप से भूगर्भिक समय चार्ट की निगरानी का निकाय है। तो ये सारी चीजें मिलाकर के जब आप आंसर देखेंगे तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, इसमें मानवीय गतिविधि के बारे में बताया गया है, जिसने पृथ्वी पर कई तरह की स्थितियों और प्रक्रियाओं को ठोस रूप से परिवर्तित कर दिया। बहुत सारी चीजें इसमें चीजें जो हैं बदली गई थी। स्टेटमेंट आप पूरी तरीके से डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, बट ऐसे अगर क्वेश्चंस आए, ये क्वेश्चंस रिपीटेड तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी चीजें जो भी नई नई चीजें स्टेटमेंट आई होंगी मैगजीन्स वगैरह में, न्यूज़पेपर में अक्सर ये चीजें दिखाई देती हैं, इसको आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार किया जाए। पहला स्टेटमेंट बोलता है बाह्य कोर। देखिए कोर सबसे पहले तो आपको पढ़ते ही ध्यान में रखना होगा, दिमाग में एक इमेज बन जाए, तुरंत दिमाग में सोचना चालू कर दिए। दिमाग है कौन सा, ये हमारा पृथ्वी, ये 3 पार्ट, एक कौन सा हो गया हमारा कोर हो गया, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। और जब कोर को भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोर में भी एक इनर कोर होता है और एक आउटर कोर होता है। जब इनर कोर की बात करते हैं तो उसके बारे में कह रहा है कि बाह्य कोर, देखिए बाह्य कोर आउटर कोर को कह रहा है कि बाह्य कोर ठोस अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर सरल अवस्था में है।
अब बताइएगा ये सही है या नहीं है, आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट कहता है पर्पटी यानी क्रस्ट तथा मेंटल, ये जो हमारा मेंटल है इसकी बात, इसका सबसे ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। पर्पटी का और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग, पर्पटी और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। ऐसे दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहला हम लोग पहले डील करते हैं। पहला चीज, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या तो न तो एक नहीं दो सही है। आंसर करेंगे आप लोग। सबसे पहले ये जो बाह्य कोर है हमारा दिखाई देता है ना, आउटर कोर, ये आउटर वाला, ये आउटसाइड वाला कोर जो है, इस कलर से आपको दिखा दूं, ये जो आपको इधर वाला एरिया दिखाई देगा ये आउटर कोर है। कोर का भी आउटर होता है, इनर होता है। तो जब आउटर कोर की बात करते हैं तो हम लोग मानते हैं कि आउटर कोर जो है ये पिघली हुई अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा नॉर्मली, बल्कि आंतरिक कोर क्या है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों कथन, सॉरी यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया, कोई बात नहीं, दोनों कथन गलत है ये तो पता है, लेकिन मैं पहले यहाँ समझाना चाहता था। जब भी हम देखते हैं बाहरी क्रोड को तो ये तरल अवस्था में दिखाई देता है, आंतरिक क्रोड की बात करें तो ये आपको ठोस अवस्था में दिखाई देता है। तो दो चीजें तुरंत क्लियर करती हैं और पहला वाला तुरंत आपका गलत हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरे स्टेटमेंट में जो पर्पटी यानी क्रस्ट के नीचे का पार्ट होता है और मेंटल का जो पार्ट होता है, इसको मोह असंबद्धता या मोह असांतत्य या मोह डिसकंटिन्यूटी इस नाम से जाना जाता है। इसको दुर्बलता मंडल के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसको आप लोग रिलेट करके याद करते रहेंगे, जो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ये चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं आपकी। ओके, ये कुछ चीज़ें आपको नॉर्मली ल्यूसेंट में भी मिल जाएंगी, नॉर्मली आपको बहुत सारे बुक्स में भी मिल जाएंगी। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर इसके इमेज को आपने ड्रॉ कर लिया, दिमाग में रख लिया, तो इसको बड़ी आसानी से आप लोग डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पूरी तरीके से कवर होते हैं। और बस इतना जानना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए कैसी रही क्लासेस और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगी। और एक चीज़ आपके लिए बस इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जो भी चीज़ें डिटेल्स में आपको दिखाई दी जा रही हैं, इस डिटेल को जरूर पढ़िए, क्योंकि इस क्वेश्चन से फिर से क्वेश्चन बना करके आपसे टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपके जो स्किल्स हैं उसको निखारने का काम करेगा। क्योंकि ये तो एक तरीके से आपको बता दिया गया कि इतनी चीजें आप पढ़ लो, लेकिन जब इसका टेस्ट लिया जाएगा वहां पे आपकी असली परीक्षा होगी कि आपने कितना डीपली इन चीजों को स्टडी किया है और कितनी ज्यादा डीपेस्ट जाकर के आप स्टडी कर सकते हो और चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।